नमस्कार साथियों, इस टीवी हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं पवन कुमार ईश्वर। बाबा नागार्जुन की कविता फसल का 2 खंड हो चुका है। यह तीसरा और अंतिम खंड है। इसमें हम प्रश्न उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। लाखों करोड़ों किसानों श्रमिकों के श्रम का उसमें योगदान है। हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। सूर्य की किरणों का रूपांतर है। ये कवि के हिसाब से। अगले प्रश्न पे आते हैं। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आवश्यक तत्व 5 हैं कुल। पहला मिट्टी, फिर पानी, फिर धूप, हवा और अंत में मानव श्रम। तीसरा प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? फसल दरअसल प्रकृति ने हमें दिया, धूप दिया, हवा दिया, मिट्टी दिया, पानी दिया, लेकिन इन सब के होते हुए भी अगर मानव श्रम नहीं हो, मानव श्रम के हाथों के स्पर्श की उसकी गरिमा नहीं हो या उसकी महिमा नहीं हो, तो फसल तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह व्यक्त किया है कि प्रकृति में सब कुछ होने के बाद भी मानव श्रम आवश्यक है, उस पर और उसका सम्मान होना चाहिए, उनको श्रेय मिलना चाहिए। अगला, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि के हिसाब से फसल जो है वह असल में सूर्य की किरणों का रूपांतर है। आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ कि जो पौधों में हरियाली होती है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही होती है। यानी फसल जो है असल में सूर्य की किरणों की ऊर्जा का रूपांतरित यानी बदला हुआ रूप है। और इस फसल के अंदर सिमटा हुआ और या सिकुड़ा हुआ थिरकन जो है, हवा भी इसमें सिमटी हुई है फसल के अंदर, भी इसका भाव है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है रचना और अभिव्यक्ति का खंड है, तो उस प्रश्न को लेते हैं। 5वां प्रश्न है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। इसका क, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? मिट्टी का गुणधर्म यानी उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी नैतिकता, उसकी सहनशीलता, उसके अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्व, उसके अंदर पाए जाने जितने लवण हैं, उसके अंदर पोषक तत्व हैं, लोहा है, मैग्नीशियम, जितनी भी चीजें, जितने भी खनिज चीजें हैं, वो सारे उसके गुणधर्म हैं, उसका स्वभाव है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली निश्चित रूप से हजारों और लाखों सालों में जो मिट्टी तैयार हुई है अपने प्राकृतिक रूप में, उसको 100-200 सालों के या 400 सालों के औद्योगिक विकास ने उसको नष्ट करने की ठान ली है। प्लास्टिक एक ऐसा चीज बन गया है जो हर घर में उपयोग हो रहा है और वो आसानी से नष्ट नहीं होता। वो जब मिट्टी में चला जाता है तो वो मिट्टी के गुणधर्म को, उसके गुणों को नष्ट करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि मिट्टी के वर्तमान जीवन शैली में हम बदलाव करें ताकि हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। ग, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? मेरे हिसाब से 99% जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मिट्टी ने अगर अपना रूप बदल दिया, क्योंकि हर मिट्टी भूरी हो या काली हो या संदली हो, हर प्रकार की मिट्टी अपने अंदर अलग प्रकार के खनिज, अलग प्रकार के गुण, अपने स्वभाव को, पौष्टिकता को ग्रहण किए हुए होता है। और हर तरह के अनाज को हम ग्रहण करते हैं, उससे हमारा शरीर सुष्ट बलिष्ठ बनता है। लेकिन अगर इसी तरीके से गुणधर्म अगर मिट्टी किसी तरह मानव के बुरे आचरण के कारण या औद्योगिकरण के कारण अपना गुणधर्म त्यागती है, तो जीवन की कल्पना करनी संभव नहीं हो पाएगी। और 1% अगर जीवन बच भी गया तो बड़ा ही विद्रूप होगा, बहुत ही बुरे रूप में होगा। अंतिम प्रश्न पे आते हैं। घ, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मिट्टी से हम अन्न उपजाते हैं, उस अन्न को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी का हमारे ऊपर एहसान है और इसके बदले में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम उसको वापस दे सकें, उसकी उर्वरता को बनाए रखें। बच्चों को शुरू से ही स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए कृषि के बारे में, मिट्टी के उर्वरता के बारे में, उसको बनाए रखने के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में
जानकारी देनी चाहिए। गांधी जी ने 100 श्रम शिक्षा की बात की थी। 100 श्रम शिक्षा में हमें इन सब चीजों को जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे शुरू से ही और इंसान शुरू से ही जागरूक रहे, सजग रहे और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तभी उसका गुणधर्म, इन सब तरीकों से हम उसके गुणधर्म को पोषित कर सकते हैं, संपोषित कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका रचना और अभिव्यक्ति का खंड भी समाप्त हुआ, और इस तरह से हमारे वीडियो का ये तीसरा पार्ट और अंतिम भाग जो था वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए STV हिंदी एकेडमी। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।